जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग क्लास सेवेंथ की साइंस का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। जिन लोगों ने कल की क्लास को नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने पादपों में पोषण की अन्य विधियां भी देखी थी। चलिए उसको हम लोग संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं उनके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं और फिर जीवित कैसे रहते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। जो पौधे अपना खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं फिर भी वो जीवित रहते हैं, तो उनमें पोषण किस तरीके से होता है, चलिए बात करते हैं। ऐसे जीव वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उनमें से कौन कौन आता है। मनुष्य भी आते हैं और भी बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये पादप भी अपने पोषण के लिए क्या होता है, किसी न किसी दूसरे पौधों पर, पादपों पर आश्रित होते हैं। ऐसे पादप विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1.5 में जो चित्र दिया गया है इसको एक बार देखिए। ये चित्र दिया गया है, एक पेड़ है और ये जो पीला पीला दिख रहा है इस तरीके का, ये अमर बेल का पौधा है जो दूसरे पेड़ पर आश्रित है। इसी इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है कि एक वृक्ष है। वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पौधा है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और जिस पौधे पर ये आश्रित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं तथा इन्हें परजीवी कहते हैं। जो अमरबेल का पौधा होता है पूर्ण तना परजीवी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या हम अन्य जंतुओं क्या हम अन्य जंतुओं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। पहेली जानना चाहती है कि हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू, जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। यस, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, मच्छर भी मनुष्य पर आश्रित होते हैं, उनका बाहर रहकर खून चूसते हैं। ठीक है, जू भी वही काम करता है। चलिए देखिए, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसे आपने पौधों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, खा जाते हैं। यह कितना विस्मयकारी लगता है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। चित्र 1.6 के पादप को देखिए, इस तरीके का पादप देखने को मिलता है। इसमें पत्तियां होती हैं, पत्तियों का ये सिरा भाग होता है जो ढक्कन का काम करता है। ठीक, इसमें कोई भी कीट पतंग आता है उसमें अंदर की तरफ एक ढाल नुमा ढाल नुमा अंदर की तरफ रोग होते हैं जो कीटों को अंदर की तरफ ढकेलते हैं। जब कोई भी जीव, कीट पतंग इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये ढक्कन क्या होता है, इसको बंद कर देता है। फिर यही इसके अंदर पाचक रस उत्पन्न होता है जिससे जो जीव जंतु इसके अंदर चला जाता है उसका क्या होता है, पाचन हो जाता है। इस तरीके का इसका पोषण प्रणाली होती है। चलिए देख लेते हैं क्या है। विस्मयकारी नहीं है, ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। चित्र 1.6 में देखा है कि घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित ही भाग है।
जो भी संरचना भी हम लोग देखे हैं वो क्या है, पत्ती का ही एक भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन का काम करता है और घड़े के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार के अनेक रोम होते हैं जो नीचे की तरफ ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों के बीच फंस जाता है। क्या होता है, रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को क्या कहते हैं, कीट भक्षी पादप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो बीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू, ये दो पादप ऐसे हैं जो कीट भक्षी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका पूछा जाता है कि कीट भक्षी पादपों के उदाहरण वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू, इनको ध्यान में रखिएगा। अब बूझो भ्रमित है, क्या भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता। ये बात सोचने वाली कि अगर यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण प्रणाली बना सकता तो खुद भोजन बना लेता, तो ऐसे कीट भक्षियों का उपयोग क्यों करता। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मृत जीवी क्या होता है। दोस्तों, आपने बाजारों में देखा होगा कि मशरूम, बहुत से बच्चे, बहुत से साथी लोग मशरूम खाए भी हैं और देखिएगा बाजारों में बिकते भी हैं। लेकिन वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं ये अपना जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन भी नहीं बना सकते हैं। उसके बावजूद भी ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, इस तरीके की आकृतियां देखने को मिलती हैं। देखे होंगे कि जहाँ पर पेड़ पौधों और सड़ी गली जगह जहाँ पर होती है वहाँ पर इस तरीके के छत्रक नुमा दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा भी होगा, एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, आप जो ब्रेड ब्रेड पे बहुत सारे ये रियल का अनुभव देखे होंगे आप लोग कि जो ब्रेड है ना, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किसी रंग के ये धब्बे किस रंग के हैं, इसको क्या करिएगा, आवर्धक लेंस एवं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक पर अंकित कीजिए। बहुत संभव है कि आपने रुई के धागों के समान संरचनाएं देखी होंगी। दोस्तों, यह जो होता है यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जैसे ब्रेड पे देखे होंगे हरी हरी, आप हरी हरी संरचना, हरे प्रकार की इस तरीके से देखिए, फफूंद फफूंद सुने होंगे। उस तरीके की संरचना क्या होता है ब्रेड पर, ब्रेड या जो भी नमी वाली चीजें रहती हैं उन पर दिखाई देता है। उन्हें क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई बोलते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी जो भी सड़ने गलने वाली वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का ये स्राव करते हैं तथा उसे साधारण और विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसके पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं।
कवक, जिसे फंजाई भी बोलते हैं, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट होती हैं और अनुपयोगी हो जाती हैं। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हों, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? आप सभी लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों, बूझो को याद आता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक के द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बता रही है कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ कवक तो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, और कुछ का उपयोग हम लोग औषधि के रूप में भी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध बोलते हैं। ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कवक कहाँ रहते हैं? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, क्योंकि कवक खुद भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, खुद भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? वृक्ष भोजन बनाते हैं और कवक को भोजन प्रदान करते हैं। उसके बदले में कवक क्या करता है? कवक उन्हें जल एवं पोषक तत्वों के अपशोषण में सहायता प्रदान करता है। कवक क्या करता है? मृदा से जल और खनिज जो होते हैं, पोषक पदार्थों का शोषण करने में सहायता प्रदान करता है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। लाइकेन लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन दो भागीदार होते हैं, जिनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से शैवाल भोजन का निर्माण करता है। और कवक क्या करता है? कवक कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है, जल एवं पोषक पदार्थ या पोषक तत्वों का उपलब्ध कराता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी माध्यम से यह स्वयं भोजन बना सकता है। जबकि कवक के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है और यह भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और इसके बदले में शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को प्रदान करता है। यह दोनों लाइकेन मृदा में देखिएगा, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या अपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को अपने बगीचे के लान एवं गमलों में
खाद अथवा उर्वरक डालते हुए देखा है? आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से आप पढ़ चुके हैं कि जो पादप होते हैं जमीन से क्या करते हैं, खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे अनेक पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध बनाने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके पहले की क्लास में देखे हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और प्रोटीन में क्या होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन भी होता है, इनसे मिलके प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अधिकता भी आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एक फसल उगाने के बाद में दूसरी फसल के लिए नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन की तो प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, परंतु पादप इनका क्या होता है, सीधे नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से हम देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे सीधे गैसीय रूप में कर लेते हैं, उसी प्रकार नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे सीधे गैसीय रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते थे। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, राइजोबियम एक जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। नाइट्रोजन का कार्य क्या है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसको क्या करता है, विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये क्या करता है, चना, मटर, मूंग, सेब तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। कैसे आपूर्ति कराते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है इसको विलेय रूप में परिवर्तित करके पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। और इस प्रकार के जीवाणु जो कि दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं कहाँ, पादपों के जड़ों में पाए जाते हैं। और जो दालें होती हैं ये फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं और ये जीवाणु भी इन्हीं दालों की जड़ों में प्रदान प्राप्त होते हैं। और दालों को उर्वरक भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यही जीवाणु क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते रहते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को क्या करता है, पादप होते हैं राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी का संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि क्योंकि यही नहीं, दाल की फसल को उगाने के लिए अगली फसल के लिए भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने बताया कि राइजोबियम नामक जीवाणु क्या होता है, पादपों की जड़ों में होता है। यह नाइट्रोजन की आपूर्ति पौधों को कराता रहता है और पादप भोजन बनाते हैं तो भोजन जीवाणु को प्राप्त कराते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध भी बोलते हैं। इसी को सहजीवी संबंध भी बोलते हैं। इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिकतर पादप ऐसे होते हैं जो खुद भोजन बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। बहुत कम ही पादप होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी,
परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं? इस बात को भी समझना है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं, कंप्लीट किए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने देखा कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार, जो पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार किस रूप में किया जाता है? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्च, इसे मंड के रूप में कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल क्लोरोफिल नामक वर्णक की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्या होता है? ये सब मिलके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है इसमें? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित की जाती है उसे क्या बोलते हैं? जिस वर्णक द्वारा, कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल क्लोरोफिल वर्णक का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं? बताइए। अभी हमने बताया प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट भोजन का उत्पादन करते हैं। ये भी बोल सकते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या बोलते हैं? घटपर्णी या पिचर पादप बोलते हैं। अब दोस्तों मिलान, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कीटभक्षी किसे कहते हैं? कीटभक्षी पादप कौन? अभी हम लोग देखे हैं घट पर्णित पिचर पादप को बोलते हैं। अमरवेल क्या है? अमरवेल एक प्रकार का परजीवी है। नाइट्रोजन जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। क्या होता है? परपोषी होते हैं। नाइट्रोजन जीवाणुओं से संबंधित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब सही गलत निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य है या असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? नहीं, यह असत्य हो जाएगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ना कि मृतजीवी।
प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रोटीन का उत्पादन होता है? नहीं। तो यहां भी बोला गया है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो बिल्कुल सही, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो दोस्तों, रंध्र के द्वारा, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण हेतु लिया जाता है। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पुष्प के द्वारा या पत्तियों के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा पत्तियां। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों इसे अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जाकर जरूर देख लें। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।